हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत दिनों से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि एमसीक्यू टाइप का वीडियो बनाइए, एमसीक्यू वाला वीडियो बनाइए, अलग अलग चैप्टर का, सीएमआर का, ऐसे करके बहुत से कमेंट आ रहा था। तो इसको लेके मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो ये बेसिकली सीएमआर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप माइनिंग सरदार का या ओवरबिन का क्लासेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। वीक में बेसिकली 3 दिन क्लासेस है और सुबह भी एक बैच है, शाम को भी एक बैच है और दोनों बैच लगभग फुल हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी मैसेज कीजिएगा क्योंकि इसके बाद मैं क्लोज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है CMR 2017 सिंस व्हेन इट इज़ एप्लीकेबल, यानी CMR 2017 आखिर कब पब्लिश किया गया था? 27 अक्टूबर 2017, 27 नवंबर 2017, 27 अक्टूबर 2011 या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए बेसिकली इसका जो आंसर है वो है 27 नवंबर 2017। अगर आप पढ़े होंगे तो बेसिकली 20 अक्टूबर 2011 को क्या किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक गैजेट प्रकाशित किया गया था और सजेशन मांगा गया था कि 3 मंथ के अंदर में जो भी रेगुलेशन से रिलेटेड सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दे सकते हैं। मतलब जो कमेटी के मेंबर हैं उसके साथ साथ बाकी सुझाव दे सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट जारी किया गया था 20 अक्टूबर 2011 को। तो फाइनली उसके बाद CMR बना, काफ़ी लंबा टाइम लग गया और 27 नवंबर 2017 को ऑफिशियल गैजेट में इसको प्रकाशित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट होता है, गैजेट ऑफ इंडिया, उसमें प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है CMR 2017 वेयर रिलीज्ड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ विच मिनिस्ट्री? CMR माइंस मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मतलब पूछ रहा है कि CMR 2017 इनका जो नोटिफिकेशन है वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, लेबर एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो बहुत कोई बोलते हैं कि बहुत कोई को लगेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल होगा, बहुत को लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होगा। तो एक्चुअली इसका आंसर वो नहीं है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप CMR पढ़िएगा तो कोई भी CMR में जहाँ पे कोल माइंस रेगुलेशन लिखा रहता है, जहाँ से स्टार्ट रहता है पहला चैप्टर, जहाँ से शुरू है, उस जगह पे देखिएगा नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो CMR 2017 वाज रिलीज बाय नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगला क्वेश्चन है असिस्टेंट मैनेजर मीन्स ए पर्सन possessing a managership certificate appointed in written by OAM to assist the manager in the mine or the part। मतलब कुल मिलाकर के बोला गया है कि भैया जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, मैनेजर के द्वारा, जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होता है और ऑनर एजेंट या मैनेजर के द्वारा मैनेजर को असिस्ट करने के लिए रिटेन रूप से रखा जाता है। तो उसका इनमें से क्या काम है? मैनेजमेंट उनका काम है असिस्टेंट मैनेजर का, या कंट्रोल काम है, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, इनमें से कौन सा काम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब असिस्टेंट मैनेजर का इनमें से सारा का सारा काम है। तो अगर आप इसका वीडियो देख रहे हैं तो पॉज कर करके अपने मन में कमेंट करते जाइएगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो को छोटा करके। अगला क्वेश्चन है कमिटी डिफाइंड अंडर रेगुलेशन इन CMR एज, यानी जो कमिटी है उसको रेगुलेशन जो CMR में है वो कैसा डिफाइंड किया गया है? मीन्स ए कमिटी अपॉइंटेड अंडर CMR 2017, मीन्स ए कमिटी अपॉइंटेड अंडर माइंस रूल 1955, मीन्स ए कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट 1952 और मीन्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ माइंस एक्ट। तो देखिए ऐसा है, तो इसको आपको लगेगा सही आंसर है, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है, ठीक है। आपको ये देखना है कि इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा है। आपको ये नहीं देखना है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं। जो बेस्ट आंसर है उसको पिक करना है। एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको सही लगेगा तो आपको भी पिक करना है। सेक्शन 12 के अधीन कमेटी है, सेक्शन 11 में सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में दिया गया है, ठीक है। यही जो कमेटी होता है, सेक्शन 12 वाला जो कमेटी होता है, यही सिफारिश देता है, ठीक है। जब भी माइंस एक्ट वगैरह बनाया जाता है तो वो अपना सजेशन देता है, अपना
मतलब बेसिकली कह के चलिए कि वही सब बनाता है। बनाने के बाद फिर पार्लियामेंट में जाता है माइंस एक्ट। पार्लियामेंट में बहस होता है एक एक मुद्दा पे और फिर उसको पारित किया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के एक एक नियम को बनाया जाए, इसीलिए जो सेक्शन 12 के अधीन कमेटी के मेंबर होते हैं वही लोग माइंस एक्ट को डिज़ाइन करते हैं, डिराइव करते हैं, और डिराइव करने के बाद फिर पार्लियामेंट में वो पास होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, फोर्सिंग फैन और एन एग्जॉस्टिंग फैन यूज्ड बिलो ग्राउंड होली और मेनली फॉर वेंटिलेटिंग वन और मोर फेसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉन एज रेगुलेटर फैन, बूस्टर फैन, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर और ऑक्सिलरी फैन। मतलब कुल मिलाकर के बोला है कि एक तो ऐसा फोर्सिंग पंखा या एग्जॉस्ट पंखा, माने हवा फेंकने वाला या हवा खींचने वाला पंखा, जिसको अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ किया जाता है ताकि वेंटिलेशन, मतलब एक या एक से ज़्यादा फेसेस में हवा पहुंचाने के काम में लिया जा सके। तो इनमें से कौन सा पंखा है भैया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी फैन। जी हाँ, ऑक्सिलरी फैन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप अपना मन में आंसर कमेंट करते रहिएगा, आप बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर इम्प्रूविंग द होल करंट of air passing along the intake or return airway of a mine or ventilation district is called ventilation fan, auxiliary fan, booster fan या underground fan। मतलब कुल मिलाकर के बोला है कि एक ठो ऐसा मैकेनिकल पंखा, यांत्रिक पंखा, जिसको अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, इंटेक या रिटर्न का समस्त हवा को बढ़ा दे, तो वो कौन सा पंखा है? तो डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूस्टर पंखा। जी हाँ, बूस्टर पंखा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए, बेसिकली फोर्सिंग फ़ैन और एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ऐसा है, पंखा जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन और एक होता है एक्सियल फ्लो वाला पंखा। ठीक है, एक्सियल फ्लो फैन। जो सेंट्रीफ्यूगल फैंस है इसको हम लोग फोर्सिंग पंखा का भी नाम से जानते हैं, इसको फोर्सिंग पंखा भी बोलते हैं। और जो एक्सियल फ्लो वाला पंखा है इसको हम लोग एग्जॉस्ट फैन से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन जो होता है इसका आरपीएम जो है वो बहुत कम होता है, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट बहुत कम होता है, जबकि एक्सियल फ्लो फैन का आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंखा जो है उसको लगाने के लिए जो जगह चाहिए होता है थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, और एक्सियल पंखा को लगाने के लिए जगह थोड़ा कम चाहिए होता है। सेंट्रीफ्यूगल में रिवर्सल जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, जबकि एक्सियल फ्लो फैन वाले में रिवर्सल जो है वो आसान होता है। मतलब कुल मिलाकर के जहाँ भी फोर्सिंग का यूज़ किया जाता है वहाँ आप सेंट्रीफ्यूगल समझ सकते हैं, और जहाँ एग्जॉस्ट का यूज़ किया जाता है उस जगह पे आप एक्सियल फ्लो फैन समझ सकते हैं। बस नाम का ही थोड़ा सा अंतर है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, इससे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा इनटेक या रिटर्न में समस्त हवा को बढ़ाने वाला, उसका आंसर हो जाएगा बूस्टर पंखा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑक्सिलरी फैन? इनमें से ऑक्सिलरी पंखा को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए फोर्सिंग फैन यूज्ड इन बिलो ग्राउंड, ए फोर्सिंग फैन यूज्ड इन अबव ग्राउंड, ए बूस्टर फैन यूज्ड इन बिलो ग्राउंड, और ए मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सिलरी पंखा से रिलेटेड पूछा है तो ऑक्सिलरी पंखा यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल आंसर होगा वो देखेंगे। देखिए, ऑक्सिलरी पंखा फोर्सिंग भी हो सकता है, एग्जॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला आंसर सही है, दूसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि बोला है फोर्सिंग फैन यूज्ड इन अबव ग्राउंड। सरफेस के ऊपर में काहे लगाएंगे भाई हम पंखा? हाँ, ऑक्सिलरी पंखा सरफेस के ऊपर तो लगाते नहीं है। इसके बाद बोला है बूस्टर फैन यूज्ड इन बिलो ग्राउंड। बूस्टर फैन हो गया एक अलग चीज़, ऑक्सिलरी पंखा हो गया एक अलग चीज़, तो ये वाला आंसर भी गलत। अब बोला गया है ए मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो भैया मेन एमएम भी कहाँ लगाते हैं? सरफेस में, सरफेस में लगाते हैं, जो इंटेक साइड का शाफ्ट होता है उसमें। तो बेसिकली यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स ए पर्सन, ऑप्शन है हु हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ 20 years, who has been duly appointed in writing by the manager as a person competent to supervise or perform that task, who is responsible for the duties assigned to him, or include a short firer, या all of the above। मतलब कुल मिलाकर के इसका बताते हैं। सक्षम व्यक्ति का मतलब क्या है? जो 20 साल का उम्र पार कर चुका है, ये भी बात सही है। जिसको मैनेजर ने रिटेन रूप में रखा है, रिटेन रूप में परमिशन दे के रखा है, ताकि कोई काम को देखने के लिए
काम करे, मतलब कोई काम को सुपरवाइज वाला काम करे, मतलब सुपरवाइजर वाला काम करे। तो ये बात भी सही है भैया कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए। अगला है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटी असाइंड टू मी, मतलब जो काम उसको दिया जाएगा वो काम करे। तो ये बात भी सही है। इसके बाद बोला है इंक्लूड्स ए शॉर्ट फायरर, हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, शॉर्ट फायरर सक्षम व्यक्ति होता है, ये बात भी सही है। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CMR अंडर CMR 2017 एवरेज आउटपुट मीन्स, एवरेज आउटपुट का मतलब क्या होगा CMR 2017 के हिसाब से। द एवरेज आउटपुट पर ईयर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, द एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, द एवरेज आउटपुट पर ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, और द एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब कुल मिला करके भैया ये जो आंसर है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा ध्यान से और कमेंट करके बताइएगा कि 9 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए कॉम्पिटेंट शैल नॉट बी लेस देन, मतलब एक कॉम्पिटेंट पर्सन सक्षम व्यक्ति का उम्र इसमें से कम नहीं होना चाहिए, 16 साल, 18 साल, 20 साल या 23 साल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ईयर। 20 ईयर हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ठीक, इसको समझते हैं। देखिए सक्षम व्यक्ति का उम्र कितना होता है, मिनिमम 20 साल होता है। ट्रेनिंग वाला लड़का लोग जो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, उसका मिनिमम एज कितना होता है, 16 होता है। 16 साल से पहले क्या कोई माइंस विजिट कर सकता है, जा सकता है? अगर माँ बाप के साथ जा रहा है तो नहीं जा सकता है। कम से कम 16 साल होना चाहिए और वो अगर ट्रेनिंग है तभी जा सकता है। ऐसे 18 साल से ऊपर है तभी जा सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग कर रहा है तो 16 साल में एप्लीकेबल है, बट उसको सुपरविज़न में रखा जाता है, उससे कोई हार्ड काम नहीं कराया जाता है। कम से कम माइंस में 18 साल होगा तभी नौकरी मिलेगा आपको। कोई नौकरी करना, कोनो काम करना तो 18 साल होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन का जो एज है वो 20 साल होता है और मैनेजर या इंजीनियर का नियुक्ति के लिए जो मिनिमम एज है वो 23 ईयर होता है। ठीक है, इसके बाद जो रिटायरमेंट का एज होता है वो 60 ईयर होता है बाय द कंपनी, बट ये 70 ईयर तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, मतलब 60 साल अगर किसी का पुर गया है तो वो हर साल मेडिकल जांच कराते जाएगा और अगर वो फिजिकली फिट पाया जाता है तो उसका ड्यूटी आवर को 70 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सुपरवाइज़र ग्रेड में काम करते हैं या उसके ऊपर वाले होते हैं उसके साथ है। मजदूर वगैरह अगर कोई है तो उसमें ये काम नहीं देता है क्योंकि उनका फिजिकल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपका ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और 9 नंबर का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है, और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर आ रहा है इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। वीक में 3 डेज़ क्लासेस है और आपका पूरा टेक्निकल पोर्शन कवर होगा। ठीक है, रेगुलेशन, माइंस एक्ट, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल और चैप्टर जितने हैं सभी कुछ इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।